नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु पैसे भर्ती के लिए जो आपका टॉपिक दिया गया है कृत्रिम गर्भाधान, इसके बारे में साथियों हम चर्चा करेंगे डिटेल से। साथियों, इस चैप्टर से 2 या 3 एमसीक्यू ज़रूर आएंगे आपके साथियों। कितना? 2 या 3। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को, ये चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है और बड़े ही काम का चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे, तो मैं आपको स्क्रीन पे साथियों कुछ 5 पॉइंट दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसके विकास के बारे में छोटा सा चर्चा करेंगे। फिर जो इसकी विधियां दी गई है उसका उल्लेख करेंगे साथियों जो विधियां हैं इसमें से 1 या 2 एमसीक्यू आएगा साथियों। ठीक है, और इसको विधियों को किस प्रकार से क्या होगा, हमने इसकी टेबल बनाई है। उस टेबल में आपको बिल्कुल विस्तार से सब कुछ मिल जाएगा, तो इस टेबल को आप देखना ना भूलें। तीसरे पॉइंट में अब चर्चा करते हैं साथियों, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसका भी हमने इसमें उल्लेख किया गया है। चौथा पॉइंट साथियों, जो गाय के जनन अंग होते हैं उनके संबंध में भी कुछ अपन छोटी सी टेबल के माध्यम से जानकारी देंगे। और पांचवा, गर्भावस्था के समय जो सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं पशु में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों। इस प्रकार से साथियों कृत्रिम गर्भाधान के टॉपिक पर अपन एक एक पॉइंट वाइज हम चर्चा करेंगे साथियों। अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ वर्षिका एकेडमी ऐप मिलेगा, वहाँ आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 3000 से अधिक एमसीक्यू हमने अभी अपलोड कर दिया है पशु परिचय के लिए, वो भी ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट में। अब हम करते हैं अपना पहला टॉपिक है विकास के बारे में। तो इसका जो विकास कृत्रिम गर्भाधान था उसका विकास कैसे हुआ, तो साथियों सबसे पहले अपन चलेंगे 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में साथियों ये एक इटली का वैज्ञानिक था। इटली का वैज्ञानिक कौन था? लजारो स्पिलांजानी। क्या था? लजारो स्पिलांजानी वैज्ञानिक था। इसने किस पे आविष्कार किया था? कुत्ते के ऊपर आविष्कार किया था। तो कई बार ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है साथियों आपके लिए कि सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान के लिए किस पशु पर आविष्कार किया गया, तो आपको बताना कुत्ते पे किया गया था। और किसने किया था? ये लजारो स्पिलांजानी दिया था। और ये कहाँ का वैज्ञानिक था? इटली का वैज्ञानिक था। ठीक है, क्लियर। दूसरे चलते हैं साथियों, 1930 के दशक की बात करते हैं अपन अब। उसमें साथियों क्या हुआ, इवानोव नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने घोड़े व अन्य पशु पर इस पर क्या किया? आविष्कार किया था। जब आपसे पूछा जाए कि 1930 के दशक में इवानोव ने किस पशु पर कृत्रिम गर्भाधान का परीक्षण किया, तो आपको बताना है घोड़े के ऊपर किया व अन्य पशु पर किया। 1940 के दशक में साथियों के अमेरिका व यूरोप ने डेयरी गायों पर इस पर परीक्षण किया। और 1950 के अंदर साथियों क्या हुआ था, ठंडा शुक्राणु अर्थात फ्रोजन सीमन पर तकनीकी विकसित की गई। ठीक है, ठंडा शुक्राणु अर्थात फ्रोजन सीमन था जिसके ऊपर तकनीकी विकसित की गई कृत्रिम गर्भाधान के लिए, पशु के लिए। इस प्रकार से साथियों एक छोटा सा हमने विकास के रूप में आपको बताया है। अब हम चर्चा करेंगे अपने मेन टॉपिक जो है पशु के कृत्रिम गर्भाधान की विधियां। साथियों इस विधि के अंदर से 1 या 2 एमसीक्यू हमने पहले भी बताया मैंने, आएगा। आप इसको थोड़ी सी देर के लिए 10 मिनट के लिए साथियों इस वीडियो को 2 बार देख लेना, जिससे कि उसके बाद में आपको बुक देखने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कृत्रिम गर्भाधान कहते किसे। यह नर पशु का सीमन मादा ऋतुकाल में होने पर, जब नर पशु होता है उसका सीमन को मादा पशु जब ऋतुकाल अर्थात गर्भाकाल होता है उस पर होने पर उसके गर्भाशय गिरवा या गर्भाशय में यंत्र द्वारा डालते हैं, तो उसे कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी कहते हैं उसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नर पशु अर्थात जो सांड होता है उसका जो सीमन होता है उसको मादा पशु के गर्भाशय या गिरवा में जिस यंत्र के द्वारा डाला जाता है वो अभी हम आगे बताएंगे। दोनों, जैसे गाय भैंस के अलग होता है, बकरी के लिए अलग होता है, भेड़ के लिए अलग होता है, बकरी भेड़ के लिए। तो जब यंत्र के द्वारा डाला जाता है तो उसे कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं, या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। हो सकता है आपके कृत्रिम गर्भाधान शब्द नहीं दिया जाए, ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग शब्द दे दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना, इसका मतलब एक ही बात है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण, जो हमने इसकी टेबल बनाई है। देखो साथियों कृत्रिम गर्भाधान की जो विधियां हैं
तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। 5 विधियाँ होती है। कितनी? 5 विधियाँ होती है। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो कि कृत्रिम गर्भाधान की कितनी विधियाँ दी गई है? 5 विधि दी गई है। तो पाँचों विधि पर अपन हम चर्चा करेंगे। अभी आप जो नई बुक आई है वो आप देखोगे केवल उसमें पाँचों विधि है, लेकिन एक ही विधि का उल्लेख किया गया है। लेकिन हम आपको पाँचों विधि के बारे में बताएंगे साथियों। सबसे पहला है सीमन को एकत्रित करना अर्थात कलेक्ट करना। पहली विधि क्या होती है? सीमन को एकत्रित करना या कलेक्ट करना। अब उसके अंदर साथियों क्या क्या पॉइंट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसके लिए क्या किया जाता है? एक कृत्रिम योनि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या भाग होते हैं साथियों? एक तो मोटी रबड़ का सिलेंडर होता है, लेटेक्स लाइनर होता है और लेटेक्स कॉन नलिका होती है। इस प्रकार से ये 3-4 सामान की आवश्यकता होती है। क्या क्या होगा? एक मोटी रबड़ का सिलेंडर लेना होगा और लेटेक्स लाइनर लेना होगा और लेटेक्स कॉन नलिका लेनी होगी। ठीक है साथियों। इसमें 40 से 50 डिग्री के तापमान पर पानी भरते हैं। जब ये भी पूछा जा सकता है कि जब पशु को एकत्रित करने की विधि से, ठीक है, एकत्रित करने कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तब कितने डिग्री पर पानी रखा जाता है? तो आपको बताना है 40 से 45 डिग्री पर रखा जाता है। अगला साथियों, दबाव बनाने के लिए इसमें हवा भरी जाती है, साथ में एक सिरे पर वैसलीन लगाते हैं। तो साथियों ये विधि कोई ज़्यादा परिचित नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे की ओर करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कितना पानी होगा, 40 से 45 डिग्री का तापमान पे पानी होगा। और दूसरी बात, कौन कौन से इसमें सामग्री काम में ली जाती है। एक होता है मोटी रबड़ का सिलेंडर, लेटेक्स लाइनर और लेटेक्स कॉन नलिका, ये 3। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। दूसरी जो विधि है इसकी वो कहलाएगी साथियों परीक्षण करना, जिसको कहा जाएगा डायग्नोसिस करना। ठीक है, ठीक है, सीमन का डायग्नोसिस करना। आप कहते हैं सीमन का डायग्नोसिस आप करोगे अर्थात उसका परीक्षण करने के लिए आपको क्या चाहिए? उसकी अपन एक तो मात्रा देखेंगे, रंग देखेंगे और गाढ़ापन देखेंगे। 3 चीज़। ठीक है, नोट करना, मात्रा, रंग और गाढ़ापन। ठीक, सीमन का मात्रा कैसे क्या है, रंग क्या है और वो गाढ़ापन है कि या नहीं उसमें, इन पर विचार करेंगे। और दूसरी चीज़ देखेंगे, वह ताज़ा भी होना चाहिए और तरल भी होना चाहिए। ठीक है, ताज़ा भी हो, तरल अर्थात लिक्विड भी होना चाहिए। तीसरी, इसमें साथियों शुक्राणु की गतिशीलता 70 से 80% हो तो सही अर्थात उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, परीक्षण जब करते हैं, जब किसी सांड का सीमन लिया जाता है तब परीक्षण के लिए साथियों ध्यान रखो, उसमें से 70 से 80% यदि शुक्राणु की गतिशीलता 70 से 80% है वो सबसे उपयुक्त माना गया है। तो इसको नोट कर लो, इसको इसलिए हमने बोल्ड किया, ये पॉइंट आपके आ सकता है। ठीक है, अगला साथियों, सामान्य शुक्राणु की गतिशीलता 40% से ऊपर होनी चाहिए। यह भी एक ऑप्शन में आपके जैसे कि कथन निष्कर्ष के अंदर आ सकता है, या फिर आपको 3-4 कुछ विशेषता दी जाएगी, उसके अनुसार आपको एक गलत कथन का चयन करने के लिए दिया जा सकता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना 40% से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए गतिशीलता। ठीक है, शुक्राणुओं की, और 70 से 80 है तो इसका मतलब सबसे बेस्ट है वो। तो इसमें केवल ये 2 ही चीज़ काम की है साथियों। इसमें तीसरी चीज़ है साथियों तनुकरण अर्थात डाइल्यूशंस। अब साथियों ये ध्यान रखना, तनुकरण का तो सबको पता रहेगा, लेकिन डाइल्यूशन ये थोड़ा कम पता रहेगा। तो ये ध्यान रखना, हाथों हाथ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल क्या है कि पैटर्न चेंज हो गया साथियों बिल्कुल। ठीक है, इसलिए दोनों चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए जब तीसरी विधि कहलाती है तनुकरण या डाइल्यूशन। अब इसमें क्या होता है साथियों, इसमें तनुकारी पदार्थ मिलाकर सीमन का आयतन या मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, क्या क्या किया जाता है? सीमन का आयतन और मात्रा बढ़ाई जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ में क्या होता है साथियों, सबसे मोस्ट है दूसरी चीज़, इसमें अंडपोट नाइट्रेट सबसे बढ़िया तनुकरण पदार्थ होता है जो विश्व में प्रचलित है। तो ये वाला MCQ आने की भी संभावना आपके बनती है कि सबसे बढ़िया तनुकरण पदार्थ कौन सा है, आपको बताना अंडपोट साइट्रेट। क्या? अंडपोट साइट्रेट ये एक तनुकरण पदार्थ होता है जो कि विश्व में सबसे अधिक प्रचलित है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी विधि के जो है आपकी ये तीसरी विधि, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है अंडपोट साइट्रेट।
तीसरा चलते हैं मिलाने वाले पदार्थ। इसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाएंगे साथियों? तो 2.9% सोडियम नाइट्रेट मिलाएंगे, जो कि कितना परसेंट भाग होगा? 80 भाग होगा। ठीक, 80% भाग क्या होगा? 2.9% सोडियम साइट्रेट मिलाएंगे। और ताज़ा अंडपोत कितना होगा? 20 भाग होगा, अर्थात 20% भाग होगा। इस प्रकार 100% हुआ साथियों। मिलाने वाले 2 पदार्थ हो गए। तीसरी पे चर्चा करते हैं साथियों। इसी में कुछ प्रतिजैविक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। एक होता है पेनिसिलिन, दूसरा होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जब आपसे पूछा जाए तनुकरण पदार्थ के अंदर विधि के अंदर प्रतिजैविक पदार्थ कौन कौन से मिलाए जाते हैं, तब साथियों आपको बताना है पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब साथियों एक पॉइंट और इस विधि के अंदर है, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि हिमशीतित करने के लिए तनुकारक में 7% ग्लिसरीन मिलाया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, ये पॉइंट, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि जो सीमन को हिमशीतल करना हो तो कितना तनुकारक करने के लिए कितना प्रतिशत ग्लिसरीन मिलाया जाएगा, तो आपको बताना है 7% ग्लिसरीन मिलाया जाएगा। या ये पूछा जा सकता है हिमशीतित करने के लिए तनुकारक पदार्थ में 7% कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तब आपको ग्लिसरीन का आंसर देना है। तो किसी प्रकार से आपको घुमा सकता है, तो आपको इसको माइंड में बिल्कुल फिट करना साथियों। ठीक है, अगली विधि पे बात करते हैं अपन। अपनी चौथी जो विधि है, पहले तीसरी विधि में हल्का सा ध्यान रखना, 2 ही चीज़ काम की है। एक अंडपोट साइट्रेट सबसे विश्व में प्रसिद्ध है, और दूसरी ये है हिमशीतित, कितना परसेंट? 7% होगा, और क्या मिलेगा? ग्लिसरीन होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले में साथियों। अपना पॉइंट है भंडारण या स्टोरेज। चौथा जो विधि कहलाएगी वो कहलाएगी भंडारण करना, या उसको स्टोरेज करना भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी भी साथियों 3 विधियाँ हैं। अब तीनों विधि की अपन चर्चा करेंगे। 3 विधियाँ हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है कमरे का तापमान। पहली विधि क्या कहलाएगी? कमरे के तापमान। दूसरी विधि कहलाएगी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। और तीसरी विधि कहलाएगी 196 डिग्री तापमान। तो तीनों पर अपन चर्चा करेंगे। ये कौन सी विधि की है? चौथी विधि है भंडारण स्टोरेज की। जब आप सीमन आता है तो उसका भंडारण करने की आवश्यकता होती है साथियों। तो भंडारण के लिए आवश्यकता किस प्रकार से उसको करेंगे, तो इसमें वो हमने 3 विधियाँ आपके दी गई है। पहली है कमरे का तापमान। ठीक है, कमरे का तापमान साथियों गर्मी और वर्षा में 4 से 6 घंटे तक इसको रखेंगे। ठीक है, कमरे के तापमान में कितने घंटे तक रखेंगे? 4 से 6 घंटे तक रखेंगे गर्मी और वर्षा में। सर्दी में साथियों इसको 10 से 20 घंटे रखना होगा। लेकिन इसका एक अपवाद क्या है? यह विधि कहाँ प्रचलित है? यह विधि केवल जहाँ पर फ्रिज उपलब्ध नहीं है वहीं पर ही प्रचलित है। इस कारण ये सबसे कम प्रचलित विधि है इस चौथी विधि के अंदर, भंडारण के अंदर। ठीक है, तो ये विधि तभी काम में आती है जहाँ पर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर फ्रिज नहीं होता हो, तब इस विधि का हम साथियों काम में लिया जाएगा। गर्मी और वर्षा में 4 से 6 घंटे, 4.6 घंटे, और सर्दी में 10 से 20 घंटे। ठीक है, अगला है साथियों दूसरी जो विधि है इसकी, वो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? फ्रिज का उपयोग करेंगे। आप देखना साथियों, आपका फ्रिज दिया गया होगा, फ्रिज में अपन जो फ्रीजर होता है उसमें देखा करो, उसमें अलग अलग डिग्री होती है। तो ये यहीं से लिया गया 4 डिग्री सेल्सियस, अर्थात फ्रिज का उपयोग होगा। इसमें क्या होता है साथियों? तरल वीर्य को अर्थात सीमन को 3 से 4 दिनों तक रखते हैं। कितने दिन तक रखा जाएगा इस विधि के तहत? 3 से 4 दिन रखा जाएगा। ये बहुत प्रचलित विधि है। ठीक, तो ठीक है, जब ये चौथी जो विधि है भंडारण की, उसमें सबसे प्रचलित विधि कौन सी हो गई? 4 डिग्री सेल्सियस पर रखने की, जिसमें 3 से 4 दिन रखा जाएगा। तीसरी विधि है साथियों 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित करना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है साथियों। इसमें भी से भी आपके एक MCQ आ सकता है। कितना? एक MCQ। तो सबसे पहले चलते हैं इस पर। तरल नाइट्रेट गैस का उपयोग लेंगे। जब ये पूछा जाता है कि जब सीमन को 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं अपन। कौन सी? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। भंडारित सीमन को हिमशीतित वीर या फ्रोजन सीमन भी कहते हैं।
जो भंडारित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है सीमन, उसको हिमस्थित सीमन या फ्रोजन सीमन भी कहते हैं। साथियों ये भी नोट कर लेना आप, ठीक है। सीमन को 10 से 15 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये विधि ऐसी है जब, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों विधि में से कौन सी विधि ऐसी है जिसमें काफ़ी लंबे समय तक सीमन को सुरक्षित रखा जा सकता है। या सीमन का साथियों विधि है, ठीक है, सीमन को कितने समय तक रखा जा सकता है सुरक्षित, तो साथियों आपको देना है 10 से 15 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सांड के मरने के उपरांत भी संतान उत्पन्न की जा सकती है। तो या ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पशु मर जाता है लेकिन उसके बाद में भी उसके सीमन का अधिक उपयोग किया जा सकता है। तो आपको बताना 196 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित करने वाली विधि है, ठीक है। यह विधि अधिक आधुनिक भी है और खर्चीली भी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब लास्ट जो विधि बची है साथियों इसकी, वो बची है सेंचन। सेंचन को साथियों इंसेमिनेशन भी कहते हैं। हो सकता है आपके ऑप्शन में क्या आ जाए, इंसेमिनेशन भी आ जाए, सेंचन की जगह इंसेमिनेशन आ जाए, अर्थात सीमन का सेंचन करना या इंसेमिनेशन करना। तो अपन चर्चा करते हैं इस पर। गाय एवं भैंस में जब गाय और भैंस की बात करते हैं तो साथियों आपको बताना रेक्टोवेजाइनल विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी? रेक्टोवेजाइनल एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा गाय और भैंस में सीमन अर्थात कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाएगा। दूसरी है भेड़ और बकरी में, इसमें साथियों वेजाइनल स्पेलुलम विधि का प्रयोग करेंगे। अब साथियों ये दोनों ही, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें भी हो सकता है एक MCQ इसमें से भी आपके बन जाए। तो क्या है साथियों, इस चैप्टर को जो मैं करा रहा हूँ उसके बाद में आपको मुझे लगता है जैसे आप बुक देखेंगे या MCQ देखेंगे तो आपका माइंड फ़ौरन काम करेगा। तो इस विधि के अंदर सेंचन विधि में दो चीज़ें होती है, या इंसेमिनेशन विधि के अंदर जब गाय और भैंस के लिए बात करते हैं तो आपको बताना रेक्टोवेजाइनल विधि काम में ली जाएगी। जब भेड़ बकरी की बात करते हैं तो आपको साथियों वेजाइनल स्पेकुलम विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये याद हो गया, दोनों इम्पोर्टेंट है साथियों। अब साथियों अगला है, इस विधि में होता क्या सेंचन विधि में, इसमें साथियों एक हाथ मलदार में डालकर गर्भाशय गिरवा को बाहर से पकड़ते हैं तथा दूसरा हाथ जीवाणु रहित प्लास्टिक की पिपेट पशु की योनि होती है उसमें डालते हैं। इसमें साथियों 0.5 से 2 मिली सीमन को पिचकारी द्वारा अंदर डाला जाता है। तो ये मात्रा भी याद रखना साथियों, 0.5 से 2 मिलीलीटर सीमन को पिचकारी के माध्यम से योनि के अंदर डाला जाता है पशु की। इस विधि को 1 माह के प्रशिक्षण से कोई भी सीख सकता है। तो ये साथियों ये 5 विधि थी, इसको सारी विधियां मैंने करा दी है। इसमें से साथियों 1 या 2 MCQ इसी विधि में से आपके आने की फुल संभावना है। तो हल्का सा एक रिपीट देख लो जिससे कि आपको वापस बुक देखने की जरूरत पड़ेगी। पहली विधि एकत्रित करना, कलेक्ट करना, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा खास यही है कि पानी के कितने तापमान पर रखा जाएगा, 40 से 45 डिग्री, इसमें इम्पोर्टेंट यही है। दूसरी है परीक्षण या डायग्नोसिस, इसमें साथियों 2 चीज़ होती है। जो सबसे उपयुक्त शुक्राणु की गतिशीलता कितनी मानी गई है, 70 से 80, पहली चीज़। दूसरा 40% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये 2 ही काम की चीज़ है। तीसरी है तनुकरण या डाइल्यूशन, साथियों इसमें एक ही चीज़ काम, इसमें 2 चीज़ काम है। सबसे पहले सबसे बढ़िया तनुकरण पदार्थ कौन सा है, अंडपोट साइट्रेट। क्या? अंडपोट साइट्रेट, ठीक है। दूसरा इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि हिमस्थित करने के लिए कितना प्रतिशत गिल्सिन मिलाया जाता है, 7%, या कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है तब आपको गिल्सिन बताना है। या ये पूछा जा सकता है जब किसी तनुकारक पदार्थ में 7% गिल्सिन मिला दिया जाता है वो क्या कहलाएगा, तब आपको बताना है हिमस्थित। अतः कुछ भी पूछ सकते हैं सर, तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अगली है भंडारण। भंडारण में साथियों 3 विधि होगी, कमरा 4 डिग्री सेल्सियस और 196 डिग्री सेल्सियस। कमरे में रखने का मतलब क्या है, जिसके पास फ्रिज नहीं है वो रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक हो गई। दूसरी गर्मी और सर्दी की बात हो गई, सर्दी में 10 से 20 घंटे हो गए, गर्मी में 4.6 घंटे रखेंगे। दूसरी विधि है 4 डिग्री सेल्सियस। इसके सबसे क्या चीज़ विधि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है साथियों, ये जहाँ फ्रीज होता है वहाँ किया जाएगा। और कितने समय के लिए रखा जाता है, 3 से 4 दिन के लिए।
तीसरी विधि है 196 डिग्री। ये इम्पोर्टेंट है साथियों। कौन सी गैस का प्रयोग करोगे? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करोगे, ठीक है। और इसको ये विधि ऐसी होती है, जो सांड मर भी जाता है तो भी उसका सीमन से पशु को गर्भित कराया जा सकता है। सेंचन विधि है, तो इसमें साथियों दो चीज़ काम की है। पहली जब क्या है कि गाय और भैंस के लिए रेक्टोवेजाइन लिया जाएगा और भेड़ बकरी के लिए वेजाइनल दिया जाएगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट, ये दो ही चीज़ इसकी काम की है साथियों, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों अपनी। पहला है, पशु को मध्यकाल के प्रारंभ होने के 20 घंटे पश्चात ही गर्भित कराना चाहिए, जिससे गर्भित होने की अधिक संभावना होती है। तो पशु जब मध्यकाल में आता है उससे 12 घंटे के अंदर अंदर पशु को गर्भित कराना चाहिए, पहली बात। दूसरी है, यदि मध्यकाल के लक्षण सायंकाल को दिखाई दे अर्थात शाम को दिखाई देते हैं तो 12 घंटे के अंदर 2 बार गर्भाधान कराना चाहिए। कितनी बार? 2 बार कराना चाहिए। तीसरी बात साथियों, यदि मध्यकाल के लक्षण सायंकाल को दिखे तो प्रातःकाल, तब कब को कराओगे आप? प्रातःकाल तथा उसी दिन सायंकाल भी कराओगे और अगले दिन प्रातःकाल कराना होगा, ठीक है। दो चीज़ है। अब ये दोनों चीज़ बातें एक ही है, लेकिन ऑप्शन आपके क्या आता है? यदि सायंकाल के लक्षण की बात करें, आपके ऑप्शन आता है ये 12 घंटे वाला, तो 12 घंटे के अंदर कितनी बार? 2 बार करानी होगी। जब आपको ऑप्शन ये आता है कि सायंकाल को दिखे, तो पहले तो प्रातःकाल को तथा उसी दिन सायंकाल को कराएंगे और अगले दिन प्रातःकाल को कराएंगे। तो आपको इस प्रकार से जो ऑप्शन आएगा वैसे आपको जवाब देना होगा। गाय और भैंस को ब्याने के 3 महीने के भीतर गर्भधारण करा देना चाहिए, ठीक है। गाय भैंस के ब्याने के 3 महीने के अंदर गर्भधारण करा देना चाहिए। अगला है, सामान्य जैर निष्कासन में 2 घंटे का समय लगता है। साथियों जब पशु ब्याती है तो उसका जो जैर निकलता है उसमें 2 घंटे का समय लगेगा साथियों। कितना? 2 घंटे का समय लगेगा। गाय को ब्याने के 60 से 90 दिन के भीतर ही गर्भधारण करा देना चाहिए। ये साथियों ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। 60 से 90 दिन के भीतर क्या करा लेना चाहिए? गर्भधारण करा लेना चाहिए। अब साथियों जो गाय होती है उसके जनन अंगों के संबंध में हम कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। गाय के अंडाणु जीवित रहने की अवधि कितनी होती है? जब पूछा जाए अंडाणु को जीवित रहने की अवधि कितनी है, आपको बताना साथियों 120 घंटे। कितनी? 120 घंटे। जब आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु के जीवित रहने की अवधि, यहाँ अंडाणु की बात कर रहे हैं, यहाँ शुक्राणु की बात कर रहे हैं। अंडाणु 120 घंटे और शुक्राणु 24 से 30 घंटे। कितना? 24 से 30 घंटे। जब आपसे पूछा है शुक्राणु के विकास की अवधि, ये विकास कब करते हैं? ये 6 घंटे में विकास करने लग जाते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ साथियों नोट कर लो। गाय के जनन अंगों के संबंध में कुछ विशेषता है। अंडाणु की जीवित रहने की अवधि 120 घंटे, शुक्राणु की 24 से 30 और शुक्राणु के विकास की अवधि 6 घंटे होगी साथियों। कितने घंटे होगी? 6 घंटे होगी साथियों। अब आगे हम चलते हैं। अगला है गाय के गर्भावस्था के सामान्य लक्षण। जब गाय गर्भावस्था में आती है तो कुछ सामान्य लक्षण भी दिखाई देते हैं साथियों, जैसे शरीर व अयन। एक सेकंड। शरीर व अयन साथियों समय के साथ बढ़ेंगे इसके, ठीक। शरीर व अयन समय के साथ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे समय पे इनका स्वभाव साथियों उस वक्त शांत रहने लग जाएगा। पास में आना अर्थात सांड के ये पास नहीं आएगी। दूसरा, बच्चा हिलता हुआ अनुभव होना। 3 से 4 महीने में बच्चा हिलता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। सामान्य रूप से 90 से 20 दिन के बाद वापस मद में नहीं आती है तो, ठीक। जब गाय सामान्य रूप से 1920 दिन के बाद मद में नहीं आती है तो गर्भ ठहरने की संभावना होगी। इसकी पुष्टि के लिए 60 दिन पश्चात गर्भधारण की जांच करवानी चाहिए। वो किससे करोगे आप? रेक्टल पाल्पेशन विधि से। रेक्टल पाल्पेशन विधि से गर्भधारण की इसकी जांच पुष्टिकरण कराई जा सकती है कि ये गर्भित है या नहीं है। दोबारा ऋतुमयी अर्थात गर्भधारण नहीं होगी कब? 21 दिन बाद। कितने दिन बाद? 21 दिन बाद, ठीक है। तो वापस एक बार रिपीट कर दूँ। इसमें गर्भावस्था के सामान्य लक्षण में साथियों शरीर व अयन समय के साथ बढ़ेंगे, स्वभाव शांत रहेगा, सांड के नज़दीक नहीं आएगी, बच्चा हिलता हुआ अनुभव आपसे 3 से 4 महीने में अनुभव कर पाओगे। और जब सामान्य रूप से 19 से 20 दिन बाद वापस मद में नहीं आती है तो मतलब साथियों गर्भ ठहरने की संभावना होगी। और इसकी पुष्टिकरण 7 दिन में कर सकते हैं रेक्टल पाल्पेशन विधि से।
और दोबारा ऋतु में ये गर्भधारण नहीं होगी 21 दिन बाद। अब साथी अब है गर्भावस्था में प्रसव के समय पशु की देखभाल करना। कुछ 2-3 पॉइंट हैं साथियों। जब गाय ब्याती है तो उसमें उससे 7 से 9 सप्ताह पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। क्या होता है, गर्भावस्था और प्रसव के समय जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हमने ली है साथियों। वैसे बहुत सी चीज़ें होती है, इसमें पशु की देखभाल करना। क्या करोगे, जब ब्याती है तो उससे 7 से 9 सप्ताह पूर्व दूध निकालना एक तो बंद कर देंगे, ठीक है। अंतिम 3 महीने में 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देंगे। 15 से 20 दिन पूर्व बाहर चरने नहीं भेजेंगे पशु को। अगला है, ब्याने के 1 सप्ताह में 50 से 100 ग्राम अजवाइन प्रतिदिन खाने के तेल के साथ देंगे। ये इस विशेषता होती है साथियों। ये कृत्रिम गर्भाधान का ये पूरा टॉपिक हमने करा दिया आपको। इसको 1 या 2 बार आप इसको देख लेना। इसके बाद में आपके पास जो बुक्स जो पड़ी है या कोई भी नोट्स पड़े उसको देखना, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत जल्दी आप इसको कवर कर लोगे।